Hello students. So today's topic is environmental impact assessment EIA. So environmental impact assessment क्या है तो ध्यान से definition पढ़ेंगे. It is defined as the study to predict the effect of any activity on the environment. तो बेसिकली जब भी कोई हम इंडस्ट्री या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करते हैं तो हमें वेरियस क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट एक्सेट्रा. उन्हीं में से एक क्लियरेंस आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी चाहिए होती है. उसी के लिए EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, क्योंकि किसी भी प्रपोज्ड एक्टिविटी को करने से पहले हमें EIA क्लियरेंस चाहिए होती है. तो मेन स्टेप्स जो EIA में है, फर्स्ट है स्क्रीनिंग. तो सबसे पहले तो जो भी प्रोजेक्ट हम EIA क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको स्क्रीन किया जाता है, कहाँ पे वो है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, और ये भी कि क्या वो प्रोजेक्ट EIA क्लियरेंस के अंदर आता है कि नहीं, कि उसको EIA क्लियरेंस की ज़रूरत है. क्योंकि कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्जम्प्टेड होते हैं, तो वो हमें फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करना होता है. नेक्स्ट इज स्कोपिंग. स्कोपिंग में किसी भी प्रोजेक्ट के क्या क्या उसके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं, सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हैं, कल्चरल इम्पैक्ट्स क्या हैं. तो बेसिकली ये चार जो हैं, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इन्वायरमेंट, इन सबको स्टडी किया जाता है कि और देखा जाता है कि क्या उसका स्कोप है. नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ बेस लाइन डाटा. बेस लाइन डाटा जो भी वो एरिया है जहाँ पे वो प्रोजेक्ट है उसकी बेसिक स्टडी की जाती है. आफ्टर दैट इम्पैक्ट प्रिडिक्शन. तो अब इम्पैक्ट प्रिडिक्शन में डिटेल्ड स्टडी, जो भी स्कोपिंग में हमने एरियाज़ आइडेंटिफाई किए थे उनकी डिटेल स्टडी की जाती है. और इसमें एक बात जो पॉइंट ध्यान रखने का है वो है कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि इम्पैक्ट आपके पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, कुछ रिवर्सिबल होंगे, कुछ रिवर्सिबल होंगे. तो उन सभी को स्टडी किया जाता है, बिकॉज एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस मेंटेन करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. एनवायरनमेंट, एक तरफ एनवायरनमेंट है और दूसरी तरफ डेवलपमेंट है, दोनों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. क्योंकि जब भी कुछ डेवलपमेंट हमें करनी है तो कुछ ना कुछ उसके नुकसान तो होंगे ही. एनवायरनमेंट के साथ तो कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी ही पड़ेगी, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा ना हो पाए. तो ये बहुत स्ट्राइक, इनके बीच में जो बैलेंस स्ट्राइक करना है वो मेन पर्पज़ है हमारा. तो इसके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और क्या इम्पैक्ट्स हैं उनको स्टडी किया जाता है. और जो कुछ भी इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, होंगे तो हैं ही, इट इज़ इनएविटेबल. अगर जो भी इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, बैड इम्पैक्ट्स और गुड इम्पैक्ट्स, उन सभी को स्टडी किया जाता है. गुड इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप होने से आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, आपकी डेवलपमेंट होगी, ये आपको फ़ायदा होगा. ठीक है. बैड इम्पैक्ट्स क्या होंगे? एनवायरनमेंट के साथ डैमेज होगा. तो उन दोनों को नेगोशिएट किया जाता है ताकि दोनों में एक बैलेंस बने. तो वहीं पे रोल आता है आपके पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स का. तो गवर्नमेंट का रोल आता है और उनका काम है कि वो बैलेंस को परफेक्टली स्ट्राइक करें. बट हम जानते ही हैं मोस्टली जो भी गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉर्चुनिस्टिक तो हैं ही हैं, तो दे ऑल्सो अपना बेनिफिट भी देखते हैं. इंडस्ट्रियलिस्ट्स तो दो तरह में डिवाइड हैं, एक तरफ एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं. एनवायरमेंटलिस्ट्स चाहते हैं एनवायरनमेंट को बचाना, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं अपने प्रॉफिट करना. और बीच में है गवर्नमेंट, जिसका झुकाव मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट्स की तरफ देखा जा सकता है. हाउएवर इट ट्राइज टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द टू, एंड वही स्ट्राइक करना मेन पर्पज़ है. सो आफ्टर दैट वी हैव इम्पैक्ट प्रिडिक्शन. के बाद हमारा आ गया मिटिगेशन मेजर्स. मिटिगेशन में आता है आपका जो भी इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं उनको मिनिमाइज़ करना. ठीक है. मिनिमाइजिंग और बाय पासिंग द इम्पैक्ट्स, या पूरी तरह से उन इम्पैक्ट्स को ख़त्म करने की कोशिश या मिनिमाइज़ करने की कोशिश. मतलब लेवल ऑफ एनवायरमेंटल जो डैमेज हो रहा है उसको मिनिमाइज़ या उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश, अगर हो भी रहा है तो उसको कैसे हम उसकी भरपाई कर सकते हैं, वो सब स्ट्रेटजीज आपकी मिटिगेशन में आती हैं. आफ्टर दैट वी हैव पब्लिक हियरिंग. इसमें जो भी पब्लिक है, आम जनता और एनवायरमेंटल ग्रुप, उनसे उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन एंड कंसल्टेशन की जाती है. नेक्स्ट स्टेप इज़ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन लिया जाता है. आफ्टर दैट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान मॉनिटर किया जाता है. एंड लास्ट इज़ असेसमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, डिलीनिएशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट. सारी की सारी रिपोर्ट को बनाया जाता है
जितने भी अल्टरनेटिव्स और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज यूज़ की हैं, बेसिकली इसमें एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है. So let's discuss about the events which have taken place and the modifications and amendments in the EIA Act. तो सबसे पहले 1994 में इसको मैंडेटरी किया गया था एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एजेंसी भी आपकी 1994 में ही हुई थी. एंड इसमें ऑल्सो पेनल्टी का भी प्रोविज़न था अगर किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता. तो इट वाज वेरी मच प्रो एनवायरमेंटलिस्ट, मींस एनवायरमेंटलिस्ट्स के फेवर में था ये 1994 में, ध्यान दीजिए. फिर 1997 में आप देख लीजिए गवर्नमेंट ने पब्लिक हियरिंग भी इंट्रोड्यूस की, अनदर मूव which strengthened the environment. It was a pro-environmental step 1997 में भी. After that, in June 2002, you see that the government cleared many high-level investment projects without an EC. Environmental clearance certificate के बिना ही कई हाई लेवल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को क्लियर कर दिया गया. तो आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रेशर भारी पड़ गया आपके पॉलिटिशियंस पे, एंड दे गॉट क्लियरेंस. सो इट वाज समथिंग, इट कैन बी सेड एज द डाइल्यूशन. और यहाँ पे मतलब आपका थोड़ा जो एक्ट था वो वीक पड़ गया 2002 में. तो 2003 में आप देखिए ज़्यादा स्टडी, रिसर्च एंड इंस्पेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया. तो इट वाज अ गुड स्टेप, अगेन थम्स अप. देन इन 2003 एनी प्रोजेक्ट इन हाईली पोल्यूटेड एरिया विद इन 15 किलोमीटर रेडियस वुड रिक्वायर द EC. किसी भी अगर बायोस्फीयर रिजर्व या फिर इकोसिस्टम के नज़दीक 15 किलोमीटर के नज़दीक कोई अगर पोल्यूटेड प्रोजेक्ट है तो उसको EC की ज़रूरत थी. एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट के साथ आए 2002 में, तो इट वाज अगेन अ वेरी गुड स्टेप टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. सो प्रो एनवायरमेंटलिस्ट स्टेप. देन नाउ इन 2003 again there was something in the favor of industrialists. जो 15 किलोमीटर की लिमिट थी जो 2002 में की थी उसको रिड्यूस करके 10 किलोमीटर्स कर दिया गया. एंड so it was a step backwards. Next in July 2005 government introduced temporary working permit for 2 years. तो ये बहुत ह्यूज एक स्टेप था इंडस्ट्रियलिस्ट के फ्लेवर में. उसमें 2 ईयर्स के लिए उनको टेम्प्रेरी वर्क परमिट दे दिया गया. मीन्स अब उनको EC की ज़रूरत नहीं थी. तो इट वाज लाइक अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट्स एंड इट वाज टोटली प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट. क्योंकि 2 साल के बाद उनको फिर ऑब्वियसली जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो चुका है, 2 साल तक आपकी इन्वेस्टमेंट लग चुकी है, देन कॉलिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज़ हाईली अनलाइकली. उसको बंद करना बहुत अनलाइकली है. तो ये तो वही हो गया कि जस्ट उसको बाईपास करने की बात हो गई. एंड इन 2006 न्यू EIA नोटिफिकेशन वाज ड्राफ्टेड. नई EIA की नोटिफिकेशन आई. 1994 की जो नोटिफिकेशन थी अभी तक उसी में अमेंडमेंट्स चल रही थी. 2006 में टोटली न्यू आया. तो उसको देखते हैं. सो मेन जो हाइलाइट्स थे EIA की 2006 नोटिफिकेशन के, फर्स्ट था कि प्रोजेक्ट्स को 2 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. कैटेगरी A सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आए, और कैटेगरी B को जो एनवायरमेंट क्लियरेंस थे EC वो स्टेट गवर्नमेंट से लेनी थी. और कैटेगरी B को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. B1 जो थे उनके लिए EIA की ज़रूरत थी, वाइल B2 प्रोडक्ट जो थे उनके लिए EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत नहीं थी. उनको सीधे ही एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जानी थी. तो 2006 का जो था सेकंड पॉइंट आप देख लीजिए. इसमें लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं था, जस्ट साइज़ एंड कैपेसिटी ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर ये बेस्ड था. अदर मेन पॉइंट था कि पब्लिक कंसल्टेशन थी आफ्टर EIA रिपोर्ट सबमिशन के बाद. तो एक बार जब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट ही कर दी तो पब्लिक के ओपिनियन का कोई मतलब नहीं रह जाता. तो इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. नेक्स्ट वाज डिसेंट्रलाइज्ड अ लॉट ऑफ प्रोसेस टू द स्टेट गवर्नमेंट.
तो जैसा कि हमने ऊपर भी देखा कि बहुत सारे प्रोसेस और कैटेगरी बी जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ गई। तो उससे टाइम जो EIA क्लियरेंस को, EC क्लियरेंस को जो टाइम लगता था वो कम हो गया, क्योंकि अब वो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली कर सकती थी, इससे पहले सेंट्रल से लेनी पड़ती थी। तो टाइम लिमिट कम हो गई, पहले 21 to 28 मंथ्स लग जाते थे, अब ज़्यादा से 19 महीने लगते थे। तो वी कैन सी कि टाइम टू टाइम अमेंडमेंट कर रही है गवर्नमेंट, ताकि जो EIA प्रोसेस है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो सके या ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके। तो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ बैड पॉइंट्स हैं। नाउ आफ्टर 2006 की जो नोटिफिकेशन थी, उसके बाद 2020 में भी EIA का एक ड्राफ्ट बना है। अभी वो एक एक्ट नहीं बना है, सिर्फ ड्राफ्ट है। तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। पोस्ट फैक्टो अप्रूवल एक बहुत ही रिस्की पॉइंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस आपकी उसको उन कंस्ट्रक्शंस को भी दी जा रही है जो स्टार्ट हो चुके हैं और जो रनिंग फेज़ में हैं। तो इट डज़ नॉट वांट टू हर्ट डेवलपमेंट प्लान और हर्ट द इकोनॉमी, दैट्स वाई पोस्ट फैक्टो अप्रूवल भी दिया गया है। तो ये बहुत ही मतलब क्रूशियल और स्केप्टिकल हो जाते हैं एनवायरमेंटलिस्ट इस पॉइंट से, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इन द फेवर ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट। सब कोई प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हो चुका है उसके बाद उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, वो तो क्लियरेंस किसी प्रोजेक्ट से पहले होनी चाहिए। सेकेंड इज़ पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस। पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस पिछली नोटिफिकेशन में 30 डेज़ का था, मीन्स 30 डेज़ के टाइम था जब आप पब्लिक हियरिंग में जो मिलता था, जिसमें पब्लिक से पूरा उसका एक डाटा इकट्ठा किया जाता था। तो वो भी अब 20 डेज़ हो चुका है। इट इज़ नॉट गुड न्यूज़ फॉर द एनवायरमेंटलिस्ट। नेक्स्ट इज़ रिलैक्सेशन ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स। तो मॉनिटरिंग की जो रिपोर्ट थी 2006 नोटिफिकेशन में, वो एवरी 6 मंथ्स में हमें एक बार कॉम्प्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी थी, जिस कंपनी की भी EIA हुई थी, कि हर एक 6 महीने में उनको अपनी एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी। अब वो जो है वो सिर्फ वंस अ ईयर है। तो नेक्स्ट है लूप होल्स जो हैं वो क्या है। तो वो है, देखिए, अब गवर्नमेंट ने एक इसमें न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, स्ट्रेटेजिक। लास्ट पॉइंट आप देखिए, गवर्नमेंट कैटेगराइजेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट एज अ स्ट्रेटेजिक। कुछ प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के अंडर ले लिया गया है, और उन स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन पब्लिक को डिसिमिनेट करना, पब्लिक तक पहुंचाना, मतलब पब्लिक एक्सेस से के अंडर नहीं है वो, अपने मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ भी आगे डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। कुछ तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कुछ प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेटेजिक भी घोषित कर सकती है, तो उसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं रह जाएगा। तो दीज आर द मेन लूप होल्स। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि EIA एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, और उससे एनवायरनमेंट को बेनिफिट होता है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं कि क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बट जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स। तो सबसे पहला है कि ये एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में एक लिंक बनाता है, ताकि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो सके, क्योंकि डेवलपमेंट तो होनी ही है, बट साथ में हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है। तो इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड योर डेवलपमेंट, सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। सेकेंड है कि इट प्रोवाइड्स कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स टू एलिमिनेट और मिनिमाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो भी उनके बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनको ये मिनिमाइज करने के मेथड्स सजेस्ट करता है। थर्ड है कि इट enables the decision makers to analyze the effect of development activities on the environment and society। तो ये पूरा हमें एक एनालाइजेशन हम इससे मिल जाता है, पूरा एक हमें पिक्चर मिल जाती है कि क्या उससे एनवायरनमेंट को बेनिफिट्स और नुकसान होंगे। तो इट एनकरेजेस द अडेप्टेशन ऑफ मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़। सेम ही पॉइंट है, मिटिगेशन मींस जो उनके हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर रहा है इस तरह से कि ताकि दोनों डेवलपमेंट भी हो सके और एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं हो सके। तो एडवर्स इफेक्ट्स को मिनिमाइज़ करना है, कि स्ट्रैटेजी को ही मिटिगेशन कहा गया है। एंड लास्ट है कि इट एंश्योर्स दैट द डेवलपमेंट प्लान इज़ एनवायरमेंटली साउंड and within the limits of capacity of assimilation and regeneration of the ecosystem। means assimilation and regeneration means अगर
डेवलपमेंट प्लान से एनवायरनमेंट को नुकसान भी हो रहा है तो उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं, किसी तरह से उसकी भरपूर्ति कर सकते हैं। इतने ही हमें डेवलपमेंट करना है कि हम उसके द्वारा जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है उसकी हम भरपूर्ति कर पाएँ। तो इट मेक्स श्योर दैट। और देखा जाए तो सभी पॉइंट्स मोर और लेस सेम ही हैं, बट आप उनको लिखने का तरीका डिफरेंट है और दे कन्वे द मीनिंग सेपरेटली। सो आपको लिखना आना चाहिए, बेसिक पॉइंट ये है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ EIA प्रोसेस। तो जैसे कि हमने अमेंडमेंट्स में देखा कि तो जो 2020 का ड्राफ्ट था उसके बाद से हम बात करें तो जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट इज़ एप्लीकेबिलिटी। तो हमने देखा कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए EIA को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो वो एक शॉर्ट कमिंग है उसकी। सेकेंड है कंपोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज़ एंड स्टैंडर्ड्स। तो इसमें ऐसा पाया गया कि जो कमिटी है वो एक्सपर्टीज़ को लैक करती है, तो इट इज़ लैक इन द एक्सपर्टीज़ इन वेरियस फील्ड। तो जब उनके जो EIA की कमेटी है वही एक्सपर्ट नहीं है, देन द जो प्रॉपर EIA है वो नहीं कैरी आउट किया जा सकेगा। लास्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक हियरिंग। तो पब्लिक हियरिंग को जो है वो बहुत एंड के स्टेप में रख दिया गया है कि जब EIA की रिपोर्ट बन जाएगी उसके बाद पब्लिक हियरिंग होगी, तो वो तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ EIA। तो क्वालिटी हम भी अप टू द मार्क नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, कि बहुत सारे फ्रॉड एंड केसेस भी EIA के पाए गए हैं पिछले कुछ सालों में, जिसमें फैक्ट्स को टोटली टैम्पर कर दिया गया है। तो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो इन द एंड आई कैन से दैट EIA इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ मस्ट थिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बट इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड very efficiently so that we can take care of the environment in a better way. So thank you.